एक सिलसिलावार तरतीबवार प्रोग्राम का हिस्सा है। हम लोगों ने सबसे पहले इस मीटिंग को रखने से पहले, इसके इनेकाद से पहले जो शहर में वोट काटने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है हमारे मुखालिफिन की जानिब से, उस ताल्लुक से, क्योंकि आप देखेंगे कि मखसूस वार्ड और मखसूस इलाके में बोगस वोट के नाम पर जो मौजूदा वोट है उनकी निशानदही की गई है। खास तौर से वार्ड नंबर 17 जहां आज ये प्रोग्राम है, इसी के साथ वार्ड नंबर 16 जहां पर महागठबंधन का पैनल चुनकर आया था, वार्ड नंबर 21 जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 कॉर्पोरेटर बशमुल मैं हम लोग चुन कर आए थे, और वार्ड नंबर 20 जहां पर अब अब्दुल माजिद हाजी साहब नुमाइंदगी करते हैं। इन 4 वार्डों में निशानदही कर लिस्ट जो है इलेक्शन ऑफिसर को दी गई, और फोन के जरिए बीएलओस पर प्रेशर बनाकर जो जायज वोट है, जो वोट यादी में मौजूद है, जो उस इलाके के रहने वाले हैं, उन लोगों की वोट नामुकम्मल एड्रेस होने की वजह बताकर, 00 घर नंबर बताकर, नामों में जो है करेक्शन बताकर वोट काटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये उन्वान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे मुझसे पेशरो मुकर्ररीन ने तमाम बातें की शहर की सियासत पर, लेकिन आज इस मीटिंग का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि शहर में बदले की सियासत की जा रही है। शहर में अपनी शिकस्त उन लोगों से लेने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अपना कीमती वोट देकर उन्हें शहर का एमएलए मुंतखब किया। रिजल्ट का दिन आपको याद होगा, 2024 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ, रिजल्ट का दिन आपको याद होगा, और आपको इलाके भी याद होंगे कि किन इलाकों से, किन पेटियों से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की लीड शुरू हुई, किन पेटियों से सामने वाले उम्मीदवार की लीड टूटना शुरू हुई। उन्हीं पेटियों को जो है टारगेट करके वहां के वोटरों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है। अगर यह यहां की मुकामी सियासत रहती है और इसके असरात मुकामी सियासत पर पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है इस मामले में इतनी तरह सीरियस नहीं होते, इस मामले को इतनी संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन दोस्तों, इस हरकत को आपको कौमी सतह पर जारी बीजेपी हुकूमत की साजिश और सियासत से के पसमंजर में देखना होगा। आपको इसकी सीरियसनेस, इसकी संजीदगी को महसूस करना होगा। कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने निहायत संजीदगी से इस मामले को महसूस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को इंतहाई संजीदगी से, पुरएतमाद तरीके से और शहर के मुसलमान, बिलखुसूस मुसलमानों के हक में वोट की जरूरत को महसूस करते हुए अपनी बात को रखा। कुछ पागल किस्म के लोग वो प्रेस नोट के हाव भाव आवाम को बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को, सर मैं तो यानी ज्ञानी है, अंतर्यामी है, वो पुरुष नहीं महापुरुष है मेरे लिए, कि मुफ्ती इस्माइल को लाकर जबरदस्ती बैठा दिया गया
इतने सेंसिटिव उन्वान पर खुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने पेशकश की कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, हमें प्रांत ऑफिसर के पास जाकर इस मामले पर बात करना चाहिए। बात इलेक्शन के हार जीत की नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन बढ़ाई हुई वोटों से चुरा लेने के बाद बीजेपी की यह कोशिश है कि बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार के नीतीश कुमार की मौजूदा वोटों से जो पार्लियामेंट में उनके अराकीन चुन कर गए हैं, उनकी वोटों से जो है आज जो है मोदी की गवर्नमेंट बची हुई है। मोदी की हुकूमत इंतहाई नाजुक तौर पर है। नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए और जिस तरीके से 2024 के पार्लियामेंट में मुसलमानों ने अपनी बेदारी का सबूत देते हुए सेक्युलर उम्मीदवारों को वोट दिया, इस बात को महसूस करते हुए जहां महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर इलेक्शन बीजेपी ने जीता, वहीं बिहार में वोट कटाकर जो है इलेक्शन को जीतने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ इलेक्शन को जीतने को मकसद नहीं बताया है, बल्कि वहां पर SIR नाम का सर्वे करके, स्पेशल इंटेंसिव जो है रिवीजन करके वहां की अकलियतों के वोट को काटने का काम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ज़हर बहस आया तो एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि कई वोटर्स के वोट काटने की वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है बांग्लादेशी, रोहिंग्याई और तुमको बोलूं म्यांमारी होना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी की शहरियत फिक्स करना या मुख्तस करना या खत्म करना इसका अधिकार नहीं है। और SIR में क्या किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, आपको मालूम, आधार कार्ड जो तमाम सरकारी दस्तावेजात के लिए निहायत अहम है, उस दस्तावेज को जो है गैर जरूरी करार दे दिया गया था। वोटिंग कार्ड के जरिए हम कई हमारे सरकारी दस्तावेज बनाते हैं, उसको गैर जरूरी का करार दे दिया था। और ऐसे दस्तावेज जो कम या जो है मुश्किल से बनते हैं, जो नहीं रहते हैं, जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, हर कोई पासपोर्ट नहीं बनाता है, हर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता है, लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड सबके पास रहता है। ऐसे जरूरी दस्तावेजात को जो है गैर जरूरी करार दिया गया और ऐसे दस्तावेज को मंजूर किया गया जो कामयाब रहते हैं, मुश्किल से लोग निकालते हैं। और खास तौर से यह कार्रवाई जो है बागडोरा, जो बिहार का जो बंगाल का इलाका है, उससे जो सटी हुई जो सीमा है, सीमांचल, जहां पर सीवान, कटिहार जैसे इलाके आते हैं, जहां से मुस्लिम MLA चुन कर आते हैं, 2,70,00,000 वोटर्स को जो है उनके नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। कई पिटीशंस जो है इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सच्चाई मालूम पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद सो मोटो कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हुक्म दिया कि आपने जो 2,70,00,000 लोगों की वोट काटा है, एक स्पेशल साइट बनाकर उन 2,70,00,000 वोटर्स के नाम जो है उस साइट पर जाहिर करे और मौका दे उन्हें 3 कागजात को लाकर। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आधार कार्ड को भी और राशन कार्ड को भी, इन कागजात को भी जरूरी कागजात की लिस्ट में दाखिल करके दोबारा उन लोगों की वोट को रिस्टोर करें। सुप्रीम कोर्ट को इसमें यानी दखल अंदाजी करना पड़ी। कितना बड़ा रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी की शहरियत देने का या लेने का हक नहीं है। यानी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया ने इस बात को महसूस किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोगों की शहरियत भी खत्म कर रहा है। कितना संगीन मसला है, कितना संगीन मसला है।
कि अगर वोटर लिस्ट में नाम ना रहे तो आने वाले वक्त में हमारी शहरियत पर खतरा लाक हो सकता है। और बीजेपी का यही मकसद है। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी का मतलब उर्दू में सिलसिले को समझिए। आप उसको जो है उसके सीरियल को समझिए कि पहले हम क्या करने वाले हैं। पहले हम एनपीआर लाने वाले हैं, फिर जो एनआरसी लाने वाले हैं, फिर उसके बाद ये उनके नापाक मंसूबे की एक कड़ी है। एसआईआर के जरिए वो मुसलमानों को वोट काट कर उन्हें जो है इस देश का जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्याई साबित करना चाहते हैं। आप जाइए, पढ़िए, अखबारात का मुताबिया कीजिए, इंटरनेट पर जाइए, उर्दू में उस मवाद को, उस कंटेंट को तर्जुमा करके देखिए कि हाई कोर्ट ने कितने सख्त रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप लोगों की शहरियत खत्म कर रहे हैं। आपको किसने यह हक दिया कि वोट के जरिए आप ये तय करेंगे कि कौन हिंदुस्तानी और कौन नहीं है। इतने संगीन हालात में लोग जो है अपनी नादानी और बेवकूफी का सबूत दे रहे हैं और शहर को जो है फिरका परस्तों की चाहत के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक जो है इस तरह की राह पर ढकेल रहे हैं कि मालेगांव शहर को भी बदनाम किया जाए और मालेगांव शहरियान को भी इस तरीके की मुसीबतों में डाला जाए। यह उसी सिलसिले की कड़ी है। पसे पर्दा चलने वाला जो साजिश है मालेगांव के हमारे मुखालिफिन, मैं दावे से कह रहा हूं, उस साजिश का हिस्सा है। वो ये चाहते हैं कि शहरियान परेशान रहे। वो चाहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को मजलिस को मिलने वाली वोटों में कमी कर दी जाए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसके बाद उन वोटर्स का क्या हाल होगा, उन्हें किन परेशानियों से गुजरना होगा, किन हालात में वो आ जाएंगे। उन्हें अपनी शहरियत साबित करने का जो है वो दर पे यानी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ अपनी नादानी और बेवकूफी में अपने मफाद के लिए शहरियान को एक बड़े खतरे में ये लोग झोंक रहे हैं। खास हमारा मकसद जो था, आज की मीटिंग लेने का मकसद यही हमारा अनुमान था कि शहर में जारी साजिशी सियासत का जो है पर्दा चाक किया जाए। आज वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जैसे अब्दुल माजिद ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने उत्तर महाराष्ट्र के लोगों को जमा करके, मेलावा करके, नेशनल मीडिया को बुलाकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कंट्रोवर्सी और तनाजा पैदा करके अपनी शोहरत को हासिल करके सियासी दुकान चमकाने के लिए ऐसा ना करते हुए जो मसले का हल था, मसले का हल के मसाजिद, मदारिस और अदारे, इस्लामी अदारे जो अदारे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से किस तरीके से हो। शहर में ढिंडोरा पीटा गया, महाराष्ट्र भर में नुमाइंदे भेजे गए, आप ये कागज लाओ, आप वो कागज लाओ, आप उतारा लाओ, आप नोंदनी लाओ। आसान काम था। इसे क़यादत कहते हैं, इसे नुमाइंदगी कहते हैं, इसे जरूरत आपकी मसाइल के हल का तरीका कहते हैं कि आप लोगों की जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत में ना झोंकते हुए जो असल काम है, जो मसला आपका है और जो मसले का हल है, वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार को हफ्ते में एक दिन मालेगांव शहर में लाया जाएगा ताकि अतराफ में देहातों समेत मालेगांव शहर के लोग अपनी जो वक्फ की इमलाक है उसका रजिस्ट्रेशन उस शख्स के जरिए वक्फ बोर्ड में कर सके। हमने कोई मिलावा लिया, कोई महाराष्ट्र भर से लोगों को जमा किया, हमने सियासत की। ये खिदमत होती है, ये खिदमत होती है, ये नुमाइंदगी होती है, ये होता है पाक साफ नियत के साथ अपने ओहदे की जो है जिम्मेदारियों को ईमानदाराना तरीके से पूरा करना। और यही हम उनके मातहतीन की भी सोच है। हम लोग चल रहे हैं शहर में किसी तरीके की गंदी सियासत ना करते हुए, जातियात की सियासत ना करते हुए, किसी पर कीचड़ ना उछालते हुए, किसी की शख्सियत को, किसी के घर वालों की शख्सियत को बदनाम ना करते हुए हम हमारी सियासत को जो है मजबूत तरीके से शहर में आगे बढ़ाएं। हम शहरियान को समझाएं कि आने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके लिए कितना अहम है। अगर आप लोग
हमारा साथ देंगे, हमारे काम को, हमारे तरीक़ेकार को, हमारी क़यादत को अगर आप लोग पसंद करेंगे, आप हम लोग पर भरोसा जताएंगे, तो यकीनन हम शहर के मसाइल जो तवज्जो चाहते हैं, जो तरीका चाहते हैं, उस तरीके से हम जो है हल करेंगे। हम आप लोगों का सियासी इस्तेसाल और इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपको तकरीब की सियासत में नहीं बांटेंगे, हम आपको सियासी बंधुआ मजदूर नहीं करेंगे, बनाएंगे, हम आपका सियासी इस्तेसाल नहीं करेंगे। हम आपके मसाइल जो वाकई मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो मसनूई मसाइल है जो पैदा किए जा रहे हैं, एसआईटी बनवाकर जो है अपनी शिकस्त के वाले विजन नतीजे वाले दिन इस बात का ऐलान करना कि शहर के टीचर्स ने और बिलखुसूस मालेगांव हाई स्कूल के टीचर्स ने जो है मेरे खिलाफ असेंबली इलेक्शन में काम किया है, इसलिए मुस्तकबिल करीब में मैं इन तमाम लोगों को देख लूंगा। और आप देख रहे हैं कि उनकी आप वक्फा देखिए, ड्यूरेशन देखिए कि शहर मसाइल में कब से गिरा है। असेंबली इलेक्शन के नताइज के बाद से, पार्लियामेंट के इलेक्शन के नताइज के बाद से ये दो तकरीबी सियासत करने वाली जहनियत मिलकर शहर के मुसलमानों को, अकलियतों को मुसीबतों में डालने का काम कर रहे हैं। ये जानबूझकर मसाइल पैदा कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे नापाक लोगों को शहर से की सियासत से उखाड़ फेंका जाए। ऐसे जो है मनफी सोच रखने वालों को शहर की सियासत की जिम्मेदारी से अपनी वोटों के जरिए तमाम इलेक्शन में दूर कर दिया जाए। यह वक्त की सबसे अहम जरूरत है। हमें शहर की साफ सुथरी सियासत करना है और साफ सुथरी क़यादत के जेर असर करना है। यही हमारा मकसद है आज की मीटिंग का। हमारे लोगों को जो है अलग अलग हरबा करके फंसाने की कोशिश की जा रही है, गंदे गलीज इल्जामात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा करने वालों का इरादा कानून के अदारों में खुद जाहिर हो जा रहा है। जो लोग उनके साथ साजिशों में मुलविस है, वो अपने आप को खुद फंसता देख कानून के सबसे अहम अदारे अदालत में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये साजिश सिर्फ हम लोगों ने नहीं की, कई लोगों ने मिलकर की। हमारे लोग, हमारे मातहतीन, हमारे कारकुनान हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप इस मसाइल पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमें हिंदुस्तान के कानून पर और उसके अदालती निजाम पर पूरा भरोसा है। जब कोर्ट प्रेमाइसेस में यह बात कही गई, कोर्ट के कमरे में यह बात कही गई, तो हम कौन होते हैं आवामी सतह पर इस तरीके की बात करने वाले। कानून के जिम्मेदारान के सामने, कानून के रखवालों के सामने, कानून के जिम्मेदारान ने कानून के तहत कार्रवाई करने का जब हुक्म दिया है, तो आज हमें कोई आवामी बात करने की या आवामी तहरीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मंच से हम कानून के जिम्मेदारों से, बिलखुसूस पुलिस से कहना चाहते हैं कि आप इसमें शफाफ कार्रवाई करें, आप इस पे गैर जानिबदाराना कार्रवाई करें। जिस बात को अदलिया ने महसूस किया, जिस बात को मुकामी कोर्ट ने महसूस किया, पुलिस जो कि तफ्तीश का वसी जो है हक जो है इख्तियार रखती है, वो अपनी तफ्तीश में, अपने तफ्तीश के दायरे कार में तमाम बातों को लाए, तमाम सबूतों को लाए, तमाम गवाहों को लाए। जिस तरीके के एविडेंस आ रहे हैं उस तरीके पे पुलिस कार्रवाई करे, ताकि शहर की आवाम का यकीन और इत्मीनान पुलिस की जो है पुलिस इंतजामिया पर हो। हमारी ये गुजारिश है पुलिस इंतजामिया में से कि आने वाले जो मामलात हुए हैं, जो हमारे सियासी मुखालिफिन के जरिए किए गए हैं, ऐसा कोर्ट प्रेमाइसेस में जो एक्यूज थे उनके बयानात से सामने आया, और कोर्ट के कमरे में जो बयान दिया गया है उस मालूमात की बिना पर हमें कुछ नाम मालूम हुआ है। लेकिन आज जो है वो मामला जेर तफ्तीश है, इसलिए हम उस मामले पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। शफी राना का मामला जो है वो भी सब जुडियूज है, इसलिए आज हम ऐसे मामलात पर नहीं बोलना चाहते हैं। जिस दिन कानून फुल स्टॉप लगा देगा, उस दिन हम आवाम की अदालत में तमाम सच्चाई मासबूत आप लोगों के साथ लाने वाले हैं। आप लोगों ने हमारे बुलाने पर आज की ये मीटिंग, जिसका मकसद ये है कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस्लाह अमल से शहर के अंदर
जाए और जो शहर के अंदर मौजूदा हालात बनाए गए हैं उसके ताल्लुक से बुलाई गई है। ये मीटिंग का मकसद आप लोगों के अंदर सियासी बेदारी को उजागर करना है। जिस तरीके से मुखालफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के नाम पर कीचड़ उछाल रही है और उनके ना करदा गुनाहों को वो अवाम के सामने करदा गुनाह साबित करने के ऊपर तुले हुए हैं, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई। दोस्तों, हमारे सामने अभी कारपोरेशन इलेक्शन आने वाला है। जिस तरीके से माजी में असेंबली इलेक्शन में शहर अजीज ने शहर अजीज के हरदिल अजीज एमएलए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जिस तरह से इज्जत बख्शी, ये 162 वोट की नहीं बल्कि 40,000 की शानदार कामयाबी थी। ये बोगस लोगों की बोगसगिरी थी, लेकिन फैसला अल्लाह को मंजूर था। उनको उनकी जितनी बोगसगिरी करना थी अल्लाह को एक हद पर लाकर खड़ा करके ये बताना था कि आपने सारे दुनियावी असबाब को इख्तियार कर लिया और हमने आपको शिकस्त का दायरे में मंसूब कर दिया। हमारे बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर अलहाज अब्दुल मालिक साहब तशरीफ लाए, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आपने असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी दी, यह शहर की तामीर का एक पहिया है। आपको आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करना है कि हमें 2 इंजन की हुकूमत चाहिए। आज होता यह है कि यहां शहर के अंदर किसी और पार्टी का इख्तिदार होता है और शहर में एमएलए दूसरी पार्टी का इख्तिदार होता है। दोस्तों, ये तामीर और तरक्की के अंदर एक रुकावट बनने का सबब बनता है। आप लोग अगर शहर के अंदर जिस तरीके से मुफ्ती साहब को कामयाबी दी है, उसी तरीके से कारपोरेशन इलेक्शन में भी मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। आज अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कारपोरेशन के जरिए हुकूमत की जितनी भी स्कीम है वो स्कीमों को शहर के अंदर लाने के लिए कारपोरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और माजी में ये देखा गया कि मुफ्ती साहब ने हुकूमत से तो नुमाइंदगी की, लेकिन यहाँ पर जो बैठकर उनके साथ शहर के साथ जो सौतेला सुलूक कर रहे थे, उन्होंने उन स्कीमों के लिए ठहराव नहीं दिए। शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी स्कीमें पेंडिंग हैं जिसके लिए इक्तिदार की जरूरत है। आज आपको मजलिस के साथ देना है। आज शहर के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, आज तामीर और तरक्की से हटकर शहर के अंदर लोगों की जाती जिंदगी के अंदर झांका जा रहा है। आज इलेक्शन इन सारे मुद्दों से हटकर, तामीर और तरक्की के मुद्दों से हटकर लोगों की जाती जिंदगियों पर बोला जा रहा है। इलेक्शन की रूह क्या होती है? आज इलेक्शन की सबसे बड़ी जो सांस होती है वो ये होती है कि तामीर और तरक्की की बात हो। आज शहर में कहां कोई तामीर और तरक्की की बात कर रहा है, बल्कि आज एक नई किस्म की शहर के अंदर अनारकी फैलाई जा रही है और शहर के अंदर अलग अलग हवाओं का बाजार गर्म किया जा रहा है। और ये सबसे हटकर इलेक्शन की बात की जा रही है और फिर एक दफे मौका मांगा जा रहा है। आज 40 साल से हर वक्त इनको शहर ने अलग अलग मौके पर मौका दिया, लेकिन ये हमेशा नवे तरीके से, कभी चौपाल लगा के, कभी चंडाल लगा के, कभी चौकड़ी लगाकर ये हमसे मौका मांगते। आज हमसे चाय पे चर्चा करके मौका मांगा जा रहा है। चाय पे चर्चा कौन कर रहा है? जो टेबल पे चर्चा करते थे, जो जाम के साथ टेबल पे बैठ के चर्चा करते थे, आज वो चाय पे चर्चा कर। ये लोग बोलते ना सूरज डूब रहा था नदी में और के गिलास में डूब जाते थे, ये आज नौजवानों के मुस्तकबिल को तय कर, मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे। अरे पहले अपना मुस्तकबिल झांक लो, पहले अपनी आदत और अत्कार देख लो, फिर शहर के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करना। आज कारपोरेशन इलेक्शन को महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के जैसे मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अरे बेवकूफो, जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो कारपोरेशन के मुद्दे पे ये बात कर रहे थे। रोड गटर, बोले मुफ्ती साहब ने क्या किया, कहां रोड बनाए, कहां गटर बनाए, इस पे बात कर रहे थे।
आज जब रोड गटर के मुद्दों पर बात करना चाहिए तो ये पूरे महाराष्ट्र भर के मुसलमानों के मसाइल पे बात कर रहे। एक कारपोरेशन के अंदर ये बैठ के क्या मुसलमानों के मसाइल को उखाड़ लेंगे, जरा ये बताओ। एक कारपोरेशन के अंदर अगर मेयर ठहराव करे तो ये तुम सवानगांव फाटे पे चले जाओ, वो ठहराव कागज कोई काम नहीं रखता, और ये बोलते हम पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। अरे बेवकूफ भी बनाने का तरीका तो कुछ बदलो। हर बार वही एक बात लेकर ये हमारे बीच में चले आ जाती है। आज कामकाज को छोड़ जातियात पर बात हो रही है। जिस तरीके से इस्लामी माशरा के मुफ्ती साहब जिम्मेदार है, आज इसी मंच से, इसी शहनशीन से मैं आज इस्लामी सियासत की उनकी मौजूदगी में आप लोगों को दावत दे रहा हूं कि ये सारी चीजें छोड़ दो और आकर इस्लामी सियासत पर बात करो, ना कि जातियात पर बात करो। अगर आपको जातियात पर बात करना है और यही आपको तय करना है तो इंशाअल्लाह अजीज हम आपको फिर आपकी भी जातियात बता देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम आपके जैसे लोगों, आपके ऐबों को सारे सामने लेकर आ जाए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, हम इनकी बोलने का अगर आए तो ये कहीं मुंह छिपाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। वो बोलते हैं ना, शायर ने कहा था, किससे मेरी उल्फत के मरकूम है जो सारे, आ देख तेरे नाम से मरसूम है सारे। शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हुआ अब तक, वरना तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है माजिद, सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है माजिद। क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे? तुम मासूम हो? अरे 1985 से तुम्हारी अगर डायरी खुलेंगी ना तो तुम्हारे तार, जो कपड़े हैं ना, उसके तार भी नहीं बचेंगे। लेकिन हमारी तरबियत, हमारे कायद की तरबियत, उन्होंने पिछले टाइम जमीयत उलमा के फॉर्म से ये बात कही थी कि हमें इस्लाही सियासत में किसी, यानी जिस तरह हम माशरे के जिम्मेदार हैं, इसी तरह सियासत के भी हम जिम्मेदार हैं। हमें सियासत के अंदर किसी की जातियात पर बात नहीं करना। नहीं तो बहुत सारी बात डॉक्टर खालिद साहब ने टेलर दे चुके। अगर तुम मुख्तसर में ये बात को समझना चाहोगे तो समझ लो, वरना फिर बहुत सारी बात मुजाहिद सागर साहब ने उनकी कुछ चटकुले आप लोगों तक के बयान पहुंचाया है। अगर आप इससे बाज नहीं आए, ये दावत को, आप दावत फिक्र को आपने कबूल नहीं किए, तो फिर इंशाअल्लाह शहर की तामीर और तरक्की तो हम कर ही रहे, उसको साइड में रखेंगे, क्योंकि हम काम गिनाने वाले लोग नहीं है। हम शहर का जो काम है वो करेंगे। फिर तुम्हारे काले जाले जो तुम टेबल पे बैठते थे ना, वो सारे टेबल के काले जाले इंशाअल्लाह हम लेकर आएंगे। जिस टेबल पे बैठते थे ना कि सूरज डूब रहा था नदी में, सूरज डूब रहा था नदी में, और मैं गलास में, जब ये तुम्हारे चर्चे लोगों के सामने आएंगे ना तो फिर तुम्हारे भी सारे काले चिट्टे सामने आ जाएंगे। बहुत सारी बात है, भगोने से शुरू होंगी, ये सब बातें बहुत है। हम आज आपसे शहर की जिस चीज पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है असल में तामीर और तरक्की। आज मुफ्ती साहब के 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली इलेक्शन, यानी मेंबर ऑफ असेंबली बनने में कंप्लीट हो चुके। ये उनका 11वां साल चालू है। आप इनके काम उठा के देख लीजिए, और इनके 15 साल जो असेंबली के इख्तिदार रहा है, 10 साल शेख रशीद साहब का इख्तिदार रहा, 5 साल आसिफ शेख रशीद का इख्तिदार रहा। इनके तामीरी काम आकर बैठाओ ना कि इन्होंने इन 15 सालों में क्या किया और इन 11 सालों में मुफ्ती साहब ने क्या किया। अरे ये गिनती के 10-5 काम गिना नहीं पाएंगे आप लोगों के सामने, 10 से 5 काम नहीं गिना पाएंगे। ये शहर में तामीरी काम किए ही नहीं है और ना कभी कर सकते। ये आदमी को हमेशा भटकाने की कोशिश करते। डॉक्टर खालिद साहब एक मिसाल हमेशा दिया करते थे कि कुछ चोर लोग जब गांव में जाते ना तो वो एक भैंस चुराते, और भैंस, 2 चोर मिलकर एक भैंस को चुराते। एक आदमी भैंस दूसरे रास्ते से लेकर जाता और एक आदमी उसके अंदर जो गले में घंटी रहती ना वो दूसरे रास्ते से लेके भागता। लोग घंटी के पीछे भागते आ रहे हैं। ये बाकी के लोग समझ जाओ, नाम नहीं लेना चाहता, 2 लोग है ना, ये 2 लोग बराबर उनके हिसाब से शहर को भटका रहे। शहर के अंदर अनार्की फैलाई जा रही है एसआईटी के नाम पे। कुछ नहीं है एसआईटी। जब एसआईटी की बात चल रही थी ना तो मैं मुफ्ती साहब से एक दफे बात करते खड़ा था, तो ये उन्होंने कहा था कि ये जो हमेशा हमारे शहर के ऊपर बदनुमा सवाल आता ना कि हमारे यहाँ रोंगाइया है, बांग्लादेशी है, ये है, वो है, बोले एक दफे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए कि हमारे शहर में कौन है, क्या है, खालिद हिंदुस्तानी है हमारे शहर में। आज एसआईटी कंप्लीट हो चुकी,
रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन आसिफ शेख को मालूम पड़ चुका कि किसके अंदर रिपोर्ट क्या है। अब ये समझ लो एसआईटी सीएम की टीम है और ये सीएम के बंदे हैं, इनको मालूम है कि इसके अंदर क्या रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है, ये एसआईटी ने क्लियर कर चुकी है। अनकरीब ये रिपोर्ट जाहिर करेंगी, ये आप लोगों तक के ये बात जाहिर हो जाएगी। ये एसआईटी का हुआ खड़ा करके जो भी बोगस जन्म दाखिले या वक्त का यानी आदमी कुछ उसकी वजह से करता है, ये हमारे करदा गुनाहों की सजा है। इंशाअल्लाह उनके लिए भी कानूनी लड़ाई हम बराबर ढंग से लड़ रहे, मुफ्ती साहब बराबर ढंग से उनकी कानूनी कार्रवाई में जो मदद है, ये प्लेटफॉर्म जमीयत उलमा का है, वो प्लेटफॉर्म से मुफ्ती साहब उनकी बराबर मदद कर रहे। लेकिन कैसा है ना बोलते, वो उनका छंदा जो कुछ जरा ज्यादा ही रहता, वो कौन सी क्या कमेटी बनाए उसके नाम से वो कुछ ज्यादा ही उसको लेकर उछल कूद कर रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जहां जहां उनकी नुमाइंदगी की जरूरत है, मैं दो नाम आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एसआईटी के अंदर साजिद अब्दुल रशीद साहब और राशिद अयूब साहब, ये इस्लामपुरे के माविन कारपोरेटर है, और साजिद अब्दुल रशीद साहब जो इसी वार्ड के कारपोरेटर है, ये मुफ्ती साहब की एमा पर और मुफ्ती साहब के बोलने पर रोज अव्वल से एसआईटी की ऑफिस पर मौजूद थे और वहां के लोगों की बिना यानी वो जगह क्या बोलते हैं ना, वो करे लोगों की ये मदद कर रहे थे और बिगर किसी की पर एहसान जताए हुए सिर्फ मुफ्ती साहब की मोहब्बत में ये वहां पर और उनके बोलने पर ये लोग वहां खड़े थे और उन्होंने मुकम्मल उनकी वहां रहनुमाई की। ये होती है रहनुमाई, ये होती है नुमाइंदगी, जहां बोलना कम ज्यादा करना रहता। आज आप लोगों को एक बात, आखिरी बात जो मुफ्ती साहब की है वो बताता चलूं। मैं बोल रहा था हाफिज अब्दुल्ला साहब को कि यार इसके इश्तिहार लगवाओ, ये बोलो बात को कि ये शहर मस्जिद और मीनारों का है, यहां पर ये चीज की बात होना चाहिए। लेकिन अभी तक के इनकी तरफ से न कोई इश्तिहार आया, न कोई इसका अशात की गई कि ये काम हमने किया। पिछले हफ्ते मुफ्ती साहब के साथ मेरा बंबई जाना हुआ। ये शहर, ये नासिक जिले के अंदर वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी जो है 100% में से 80% मालेगांव शहर के अंदर है और पूरे वक्फ बोर्ड का कायदा है कि जो जिले के अंदर जहां प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी वहीं पर वहां वक्फ बोर्ड की ऑफिस होगी। लेकिन यह भी एक देखो जुल्म हमारे साथ कि मालेगांव शहर में वक्फ की कोई ऑफिस नहीं थी। मुफ्ती साहब को इस चीज का इल्म था क्योंकि आप भी उसी लाइन से मंसूब है। यहाँ के मस्जिद के रोज काम रहते, रोज नासिक जाना पड़ता, रोज धक्के खाना पड़ता वहां पर कभी ऑफिसर रहते नहीं रहते, ये सारी चीज मुफ्ती साहब को मालूम थी। वक्फ बोर्ड के अंदर के चेयरमैन खाना खा रहा था, खाना छोड़ के भागते हुए बाहर आए और साहब को देखा, बोलिए आप बहुत दिनों बाद यहाँ आए। साहब ने बोला कि पूरे नासिक जिले के अंदर वक्फ बोर्ड की 80% की प्रॉपर्टी हमारे यहाँ मौजूद है और इसकी ऑफिस कायदे से हमारे यहाँ होना चाहिए था। ये जुमला सुनना था कि चेयरमैन ने वो विषय कुछ जगह पर वो मंजूरी दे दी और आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर जहां मुफ्ती साहब जगह बताएंगे वहां पर वक्फ बोर्ड की ऑफिस काम होगी, जहां पर मस्जिद और मदरसे के तमाम काम काज, जहां हिसाब किताब दिया जाता है, जहां हमें नासिक ले जाना पड़ता था, वो काम अब हमको यहाँ मालेगांव में हमारी अपनी सहूलत से हुई। ये काम काज है, काम काज पे कोई बात करो, ये ऐसा वो वैसा, ये कैसा इसका कैसा, अरे तुम्हारा कैसा कैसा है, सबर करो मियाँ, अभी वक्त आएंगे जब स्टेज लगेंगे, जब तुम्हारे सारे काले करतूते हम भी बताएंगे। आज तुमको हमने मौका दिए है, ये मौके को गनीमत अगर जान सकते तो जान लो, नहीं तो इंशाल्लाह तुम भी मुंह छुपाने के कहीं लायक नहीं रहेंगे। और इतने तो तुम बेशरम हैं, इतने तो तुमको चट्टे पड़ चुके हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसके ऊपर भी तुम अगर बाज नहीं आए तो इंशाल्लाह मैं एक बार बोलता, जैसा तुम चाहेंगे इंशाल्लाह तुमको वैसी जबान में हम जवाब देंगे और हमारी जबान का तो तुम मुकाबला कर ही नहीं सकते, ये छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।